हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, व्यंजन के प्रकार देखना था हमको। हम लोगों ने देख लिया था व्यंजन क्या होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, उनके हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए थे, हमने डिराइव करके बता दिया था कहाँ कहाँ पे कौन कौन से व्यंजन हैं। बेटा एक बात जान लो कि अगर हिंदी सीखनी है तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए और डे बाय डे इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इलाहाबादी है हम, और इलाहाबाद के एक बहुत प्यारे कवि हुए थे हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी लाइनें थी कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग तो भाई सारे इलाहाबादी हो, जो इलाहाबादी नहीं हो तो आसपास के रहने वाले हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बेटा हार्वेस्ट ट्राई अगेन, आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में बेटा हम देखते हैं ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन बेटा वो व्यंजन होते हैं जो मुख से निकलने वाले शब्द होते हैं, जो डायरेक्ट मुख से निकलते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। स्पर्श व्यंजन में बेटा का से लेकर माँ तक के वर्ण आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में बेटा या वा रा ला आता है, और वहीं पे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में बेटा आपका सा हा आता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेटा, या और रा ये क्या होता है बेटा, या और वाह बेटा होता है अर्ध स्वर होता है। जो आपका रा होता है बेटा ये लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है। क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है। और जो ला होता है बेटा इसको कहते हैं हम पार्श्विक वर्ण। इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसके अलावा बेटा अंतःस्थ व्यंजन में बेटा अगर हम देखें तो हम व्यंजनों की गणना में ई ऊ री और ली को भी रखते हैं। क्या करते हैं, ई ऊ और ली को भी रखते हैं। तो इस तरह हमने देखा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें नोट्स बना के हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आइए लिखते हैं नोट 1 में बेटा हम लोग लिखेंगे अंतःस्थ व्यंजनों की गणना के साथ साथ व्यंजनों की गणना के साथ साथ अंतःस्थ व्यंजनों की गणना के साथ साथ स्वर की भी की जाती है। क्या होता है बेटा, स्वर की भी गणना की जाती है। दूसरा नोट्स बेटा हम लोग और लिख लेंगे, क्या, या और वाह क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध स्वर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं या और वाह अर्ध स्वर होते हैं। या और वाह हमारे क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। तो हमने बेटा देख लिया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और हमने थोड़ा सा देखना था अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतःस्थ व्यंजन में बेटा जो हमारा या और वाह होता है वो क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। रा जो होता है वो लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है। क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण होता है। और जो ला होता है वो पार्श्विक वर्ण होता है। इसमें बेटा हम लोग 4 और वर्ण गिनते हैं। कौन कौन से, जो स्वर कहलाते, जो हमारे स्वर हैं ई ऊ री और ली। तो आप नोट्स बना के इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, आइए समझते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर के बारे में। क्या है बेटा, संयुक्ताक्षर। आइए देखते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर के बारे में थोड़ा सा। संयुक्ताक्षर के बारे में देखते हैं। जब दो भिन्न भिन्न असमान व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण या फिर स्वरहित आपस में स्वरहित आपस में जुड़कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। कहने का मतलब जब अलग अलग प्रकार के व्यंजन या कोई स्वरयुक्त व्यंजन मिलके आपस में क्या करते हैं,
क्या करते हैं, एक नए वर्ण का उत्पत्ति करते हैं, एक नए वर्ण को बनाते हैं, तो वो वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जब दो असमान व्यंजन वर्ण या स्वरहित आपस में जुड़कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर वर्णों की कुल संख्या 4 है। कितनी बेटा, 4 है। आप नोटेड डाउन कर लीजिए, इनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी बेटा, 4। कौन कौन से हैं देखिए, आइए बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो हो गया आपका छा, दूसरा हो गया बेटा ज्ञा, तीसरा हो गया आपका त्रा, और चौथा हो गया स्रा। क्या हो गया, स्रा। ये किससे मिलके बने, आइए वो भी देख लेते हैं। तो बेटा ये बना है आपका आधा का और सा की सहायता से, और ये बना है बेटे ये किससे होता है, आधा जा, ये किससे बनता है, आधा जा और इया से बनता है, और ये बनता है बेटा आपका आधा ता और रा की सहायता से बनता है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होता है, GYAN, इसको क्या कहते हैं, ज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और ये किस वर्ड से बना होता है बेटा, TRA, त्रा। और ये किससे बना होता है, SHRA। तो देखा जाए बेटा, तो इंग्लिश में भी अगर हम देखते हैं तो बेटा ये दोनों वर्ड किसको संबोधित करते हैं, का और सा को। ये देख लीजिए, जा और इया को। और ये आपका किसको करते हैं बेटा, ये करते हैं TRA, ट्रा। ठीक है, मतलब ता और रा को। इसी तरह ये बेटा सा और रा को दर्शाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इनमें दो व्यंजनों का मेल है, आपस में दो व्यंजन मिल के क्या बना रहे हैं, संयुक्ताक्षर बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं संयुक्ताक्षरों का निर्माण किन किन वर्णों से होता है। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बेसिकली हम समझ लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको घर में करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो पढ़ाए के हिसाब से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो बेटा हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस देते हैं, और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने घर में करनी है। उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने घर में करनी है। आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कितना आप कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, संयुक्ताक्षर वर्णों का निर्माण किन किन वर्णों से होता, ये हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी वर्णमाला के अनुसार हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों का स्थान
वर्णों का स्थान किन किन वर्णों के बाद आता है? किन किन वर्णों के बाद आता है? तो मैं दे देता हूँ। पहला हो गया बेटा आपका झ का स्थान, पहला हो गया। दूसरा हो गया बेटा आपका त्रा का स्थान, और तीसरा हो गया बेटा आपके लिए ज्ञा का स्थान, और फिर चौथा हो गया आपका स्र का स्थान। ये संयुक्ताक्षर के क्वेश्चन है बेटा। अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो जवाब एकदम सही लिखेंगे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क है ये आप लोगों का, आपको घर में करना है और अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत करना है। क्योंकि बेटा जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो कॉन्फिडेंस आपका अप होता है कि आप यार हमको तो आ रहा है, हम कर सकते हैं। अगर रिवीजन भी आप कर रहे हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा ना क्वेश्चन आपके रुकेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार का सही क्रम क्या है? ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन निकल के आ गया है और मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आप डेफिनेटली अपने घर में करिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो घर में क्वेश्चंस करिए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी देने स्टार्ट कर दिया हूँ। घर में क्वेश्चन करिए और इनका जवाब अगर आप हमारे चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी ए बी पहला दूसरा और तीसरा करके दे सकते हैं। आप वहाँ भी हम देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो फ़ोटो क्लिक करके भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक PDF बना के भी वहाँ डाल सकते हैं, हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन या संयोग वर्ण क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन बड़ी कठिन है डगर पनघट की। चल रही है SI की तैयारी, मजबूरन घर से निकलने को भी मौका नहीं मिल रहा है। घर में बैठे बैठे बोर हो जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। अब डगर पनघट की कठिन है या नहीं कठिन वो तो बात की बात है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि सर एक आग का दरिया है डूब के जाना है। बिल्कुल सही है, आग का दरिया है डूब के जाना है। और बात तो ये है ना, कुछ लोगों को तो इस बात की टेंशन है ना। आज मेरे को एक मित्र मिला, मेरा कह रहा है कि यार सर क्या कह रहा है, सर सुन रहे हैं कुत्तों में कोरोना फैल रहा है। हमने कहा अच्छी बात तो है, कुत्ते नहीं पड़ जाएंगे। अरे सर का बात वो नहीं, बात ये है कि सारे कुत्ते निकल जाएंगे तो बसंती डांस किसके सामने करेगी? मतलब उनको तो 16 पिक्चर की पड़ी हुई है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। इसको देख लेते हैं। जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर ना आए तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयोग वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब कि दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई भी एक स्वर ना आए तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन या संयोग वर्ण कहते हैं। अर्थात जब दो हल के बीच में किसी स्वर का व्यवधान ना हो तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हल मतलब समझते हो ना, जो ये आधा बना के आप ऐसे कैसे मान लो ता बना ये कर दिए तो इसको हल कहते हैं। जो यूपी बोर्ड वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, और जो CBSE वाले हों समझ लें, वरना उनके लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर ना आए
तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयोग वर्ण कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लीजिए बेटा, संयोग वर्ण। क्या है बेटा? संयोग वर्ण कहते हैं। अर्थात जब दो हल के बीच में, थोड़ा सा इसको अच्छा पॉइंट बना के लिख लेते हैं, जब दो हल, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा है और इसके बीच में किसी स्वर का, किसी स्वर का व्यवधान ना हो, ध्यान ना हो, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयोग वर्ण कहते, क्या कहते बेटा? संयोग वर्ण कहते हैं। जैसे बेटा हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझें, चलिए आइए देखते हैं। ये बेटा क्या हमारे पास है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अब दिल्ली में बेटा अगर हम देखें तो क्या क्या है? आधा दा है, फिर ई है, फिर आधा ला है, फिर पूरा ला है, फिर ला है, आधा ला, फिर आधा ला है, हल वाला बेटा, फिर लास्ट में ई है। तो ये पूरा मिला के हमारा क्या कहलाता है? दिल्ली कहलाता है। एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा हम लोग, क्या? उत्साह। क्या देखते हैं? उत्साह। सॉरी बेटा, फिर समझाते हैं इसको। जैसे बेटा कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दो, क्या? पहला हो गया दिल्ली और दूसरा हो गया उत्साह। दिल्ली में बेटा देखिए इन दोनों वर्णों के बीच में एक स्वर आ रहा है, लेकिन इन दोनों वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसी तरह बेटा अगर हम उत्साह में देखें तो ये देखिए ऊ तो बेटा स्वर हो गया, पर ये जो आधा ता है, फिर क्या है? आधा सा है, फिर बड़ा आ है, फिर हा है, आधा वाला फिर आ है। तो देखा जाए बेटा तो इन दोनों व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या है? संयुक्त व्यंजन है या फिर संयोग वर्ण बन जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि संयुक्ताक्षर वर्णों का निर्माण जब होता है तब उनके बीच में स्वर नहीं आता, इसलिए संपूर्ण संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते। कहने का मतलब एक इसमें और आप लिख लीजिए नोट्स, सारे संयुक्ताक्षर क्या कहलाएंगे? सारे संयुक्ताक्षर संयोग वर्ण कहलाएंगे। सारे संयुक्ताक्षर क्या कहलाएंगे? संयोग वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आता है। जो भी संयुक्ताक्षर बनते हैं उनके निर्माण में, उनके बीच में, उनके दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। बस यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल के एक नई क्लास में और देखते हैं वहाँ पे संयुक्त व्यंजन के प्रकार और इसके आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मूल विधि का सेशन नहीं आ पाया ड्यू टू द बारिश। यहाँ पे बारिश हो रही थी और लाइट थी नहीं, जिस वजह से हम लोगों ने सेशन शूट नहीं किया है, और सेशन शूट नहीं हो पाया तो सेशन आपके पास आएगा नहीं। तो ये सेशन हम आपके लिए कल लेकर आएंगे एट द टाइम। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए सॉरी, और कल मिलते हैं एक
टाइम पर मूल विधि के साथ, और हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण जो मैं डेली लेके आ रहा हूँ। इन्वायरमेंट आपके सर HK सर डाल देंगे कल। मैथ वाले सर इस समय थोड़ा सा शादी ब्याह में बिजी हैं, वहाँ से लौट के आएंगे तो मैथ वाले सर भी अपनी क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। मैथ और कुछ साइंस के टर्म भी वो उठाएंगे। और जो सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बाल विकास वगैरह के, तो वो बाल विकास के क्वेश्चंस भी अभिलेख जी करवा देंगे आपको, वो डालेंगे सेशन 1-2 दिन में, वो भी आ जाएगा। तब तक के लिए बेटा हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में और देखते हैं क्या कुछ हम आपको पढ़ा पाते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।